एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। डेडिकेटेड चैनल है आप लोगों के लिए, यस कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। और हमने ढेर सारे कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बस जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके लिए रेलिवेंट चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है और आपकी ही डिमांड पर हम इस पे लेटेस्ट कंसेप्ट्स और लेसन वीडियोस ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। हाँ भाई, 1991 हमारे देश का एक टर्निंग पीरियड, एक ऐसा पीरियड जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 1991 से पहले हमारे देश में चलता था LPQ और 1991 के बाद हम आ गए LPG के युग में। तो ये LPQ क्या है सर? 1991 से पहले तो था लाइसेंसिंग, परमिट एंड कोटा, ये चलते थे सिस्टम 1991 से पहले। और 1991 के बाद क्या आया? 1991 के बाद हमारे देश में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG सिलेंडर नहीं, LPG घर वाला सिलेंडर नहीं, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आपको मालूम है भारत एक बड़ी ही मुसीबत में था, वर्ल्ड बैंक के लोन में कर्ज में डूबा हुआ था, देश की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब थी, फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म थे, देश के प्राइजेस, देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पे जा रही थी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, देश में सारे प्रॉब्लम्स एक साथ चल रहे थे। देश कुछ समय बाद दिवालिया या बैंकरप्ट होने वाला था भारत देश। 1991 की बात बता रहा हूं। और थैंक्स टू LPG। तो क्या चेंजेस आए आफ्टर LPG लगाने पे? यही है हमारा टॉपिक। लिबरलाइजेशन के बाद, 1991 के बाद की अब सारी कहानी हम यहां करेंगे, क्योंकि लिबरलाइजेशन में तो हमने क्या लगा दिया? हां, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया, कंट्रोल्स को कम कर दिया। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, आइए समझते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 टर्म थे, L, P और G। तो क्यों जरूरत पड़ी, पहले यह समझते हैं LPG की, इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो पड़ी इसलिए क्योंकि 1991 से पहले देश की ग्रोथ रेट बहुत कम थी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट थी, देश की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, सेविंग्स ग्रो नहीं कर रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो कर रहा था, इवन जो सरकारी कंपनियां हैं जिसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो भी लॉसेस में जा रही थी। और देश में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ था और देश एक तरह से कहें तो बर्बादी की राह पे चल रहा था। सच में भारत बर्बादी की राह पे चल रहा था, क्योंकि महंगाई और सारे भ्रष्टाचार, करप्शन चरम सीमा पे चल रहा था। तो 1991 के पहले का दौर बहुत बुरा दौर था भारत के लिए, और इसीलिए 1991 के बाद हमने लागू किया LPG। तो ये रीजन है क्यों लागू करना पड़ा, क्या रीजन आया। एक और रीजन देता हूं LPG लागू करने का, वो था देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी होना। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार भारत का, जो देश में फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो डॉलर, पाउंड, येन, लीरा, जो भी फॉरेन करेंसीज है, उनका जो कलेक्शन था हमारे पास, वो लगभग खत्म। हाँ, क्यों, क्या रीजन है, खत्म क्यों हो गया? क्योंकि उस दौरान कुवैत और इराक वॉर चल रहा था, जिसे हम गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं। कुवैत नाम के देश ने, इराक नाम के देश ने कुवैत पे हमला कर दिया था, और वहां पर गल्फ वॉर होने की वजह से पूरे वर्ल्ड ओवर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे। और आप तो जानते हैं भारत पेट्रोलियम डिपेंडेंट कंट्री है। हाँ, हमारे पास हमारे पूरे सप्लाईज ऑफ पेट्रोल तो है नहीं, नतीजा हमारे देश का भी इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया था, फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने लगे थे। और तो और इंडिया ने जो विदेशी डेप्ट ले रखा था, वो डेप्ट बहुत ज्यादा डेप्ट था, और नए और फ्रेश लोन देने से वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया था। IMF ने और IBRD ने, वर्ल्ड बैंक का नाम IBRD मैं बता दे रहा हूं, ने लोन देने से मना कर दिया था। और तीसरा रीजन क्यों देश में क्राइसिस आया, क्योंकि NRIs जो भारत में, हाँ, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो भारतवासी जो देश से बाहर रह रहे थे, उन्होंने भी देश से पैसा निकाल लिया। हाँ, जो उन्होंने देश में रिजर्व रखा था अपना, निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो इस तरीके से भारत की स्थिति बहुत खराब थी।
सच में पूरा भारत एक समय में बर्बादी के कगार पे था 1991 से पहले। और क्या कंडीशन है, आइए देखिए। कंडीशनैलिटी इज इंपोज बाय द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो जब हम वर्ल्ड बैंक के पास गए कि भैया मदद कर दो, हाथ फैलाए, वर्ल्ड बैंक ने कहा ठेंगा। कहा पहले LPG लाओ, लोन ले जाओ, मतलब अपने देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, ये पुरानी पॉलिसीज आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हमको मजबूरी थी, इंडिया को मजबूरी थी, मरता क्या ना करता। वर्ल्ड बैंक की जिद थी कि यही हमारी कंडीशन है, आप हमारी शर्तें मानिए, हम आपको, वर्ल्ड बैंक हमको लोन दे देगी। और हमको देश को LPG लागू करना पड़ा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने लागू किया और वर्ल्ड बैंक ने मदद भी कर। तो इससे क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हर तरह के हट गए हमारी इकोनॉमी से। हमने इंटरनेशनल फंड्स को भारत में लगाने की अनुमति दे दी। और एक रीजन रहा है, चौथा रीजन भी रहा है, USSR पहले हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। रशिया हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। रशिया से जो कंट्रियां अलग हुई वो हमारे साथ सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स थे। पर जब उनके बिजनेसेस, उनकी कंट्री की इकोनॉमी में चेंजेस आया, वो कंट्री जब ओपन अप हो गई तो हमारे साथ उनका ट्रेड रिलेशंस खत्म होने लगा। वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रियों से बाइंग एंड सेलिंग करने लगी, हमारे रिजर्व्स अचानक गिर गए। ये सब हुआ जिसकी वजह से हमारा भारत जो है पिछड़ गया वर्ल्ड मार्केट में। हम बहुत 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 बैकवर्ड हो गए। इसी वजह से LPG लाना पड़ा। अब तो याद रखोगे कि देश में LPG क्यों आया। अब आता है जो लिबरलाइजेशन आया, उसका मीनिंग समझते हैं। तो लिबरलाइजेशन शब्द को आजाद वर्ड से अगर जोड़ा जाए तो गलत ना होगा। मतलब रेगुलेशन को हटाना, डीरेगुलेशन करना, रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। पहले गवर्नमेंट सब पे नियम लगाती थी, पहले कंट्रोल लगाती थी, अब कंट्रोल छोड़ती है। क्या करती है सरकार? इसमें सरकार कहती है कि हम सारे जो कंट्रोल्स हैं इंडस्ट्री पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंपोर्ट पे, फॉरेन पे, सबको हटाते हैं। पहले यहां तक कंट्रोल था कि आप क्या बनाएंगे। आपको फॉर एग्जांपल तुमको कह रहा हूं कि 1991 से पहले अगर तुम होते और तुम्हें एक इंडस्ट्री लगानी थी, लेट्स से तुम्हें फैन की इंडस्ट्री लगानी है, तुम्हें सीलिंग फैन बनाना है, तो तुम्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि फैन बनाना है, फैन बनाने की इंडस्ट्री का परमिशन लो, फिर कितना फैन बनाना है इसका परमिशन लो, फिर कितने में बेचोगे इसका भी परमिशन लो, क्योंकि प्राइस तुम नहीं तय करोगे, गवर्नमेंट तय करेगी। बताइए इतने रिस्ट्रिक्शन में काम धंधा कर पाएंगे आप लोग? तो ये प्रॉब्लम थी 1991 से पहले। सरकार ने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लिबरलाइजेशन में हटा दिए गए, डीरेगुलेशन कर दिया। और क्या किया आइए देखें। लाइसेंस पहले लेना कंपलसरी हुआ करता था। सरकार ने 1991 से पहले हर इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई कारोबार करना है, कोई फैक्ट्री डालनी है तो लाइसेंस लो। 1991 के बाद सरकार ने कहा कोई लाइसेंस मत लो, क्योंकि लाइसेंस उनको मिलता था जो पैसे वाले थे, जो पैसा से, बेईमानी से, घूसखोरी से लाइसेंस ले लेते थे। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लाइसेंस खरीद लेते थे, आम आदमी इंडस्ट्री खोल ही नहीं पाता था। तो 1991 के बाद ये समस्या खत्म। अब नो लाइसेंसिंग, जाओ, आजादी है। ये मत सोचना कि सबके लिए। कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जिनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब वो केमिकल्स होते थे, एक्सप्लोजिव होते थे, आज भी उनको लेना पड़ता है, या वाइन हो गया, आप समझ ही रहे हैं ऐसे बिजनेसेस को। तो सरकार ने पहले मोनोपोलीज नाम के एक कानून बनाए थे, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या था इस कानून में कि जिस कंपनियों के पास 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर हो रहा है, उनको नए बिजनेस में एंटर नहीं करने देती थी गवर्नमेंट। नाम था मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उनको परमिशन नहीं थी, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो नए बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। उनको नया कोई इंडस्ट्री काम करना, बिजनेस करने की परमिशन नहीं होती थी। अब ये कैसा नियम है भाई? तो सरकार ने इस नियम को भी हटा दिया। अब कहा ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि वो अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने उनको छोड़ दिया, बोला जो भी कंज्यूमर को वेलबींग करेगा उसको अलाउ करेंगे, अब वो चाहे मोनोपोली हो चाहे ना हो। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज्ड। तो पहले इंडस्ट्रीज को कहां रखना था, कहां इंडस्ट्री सेटअप हो सकती थी, इसकी लोकल एरिया फिक्स थी। अब सरकार ने क्या कर दिया, इसमें भी आजादी दे दी, फ्रीडम दे दिया कि इंडस्ट्रीज आप किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं। ध्यान ये भी देना है, लोकेशन किसी भी कर देना है, मतलब किसी के घर में इंडस्ट्री मत खोल दीजिएगा।
इंडस्ट्री को कोई परमिशन या अप्रूवल नहीं चाहिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाने के लिए। याद रखिएगा, ये जो इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं उनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग जिनको है उनको, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, वरना सबके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सरकार ने पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, रोक टोक लगा रखी थी दो कंपनियों को मर्ज होने में, मिक्स होने में, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती थी पहले, या सेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, इंडस्ट्रीज को अलग अलग यूनिट्स में सेपरेट करने में, ये सारे रिस्ट्रिक्शन सरकार ने हटा दिए। अब किसी तरह के कोई रोक टोक नहीं है। तो सरकार जितने भी रेगुलेशंस लगा रही है, देख रहे हैं आप, वो सब आसान बनाने जा रही है, इंडस्ट्रीज को काम करने का माहौल दे रही है। और क्या कर रही है, मार्केट को, जो शेयर मार्केट जिसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, उसको आसान कर दिया, शेयर मार्केट को फ्री कर दिया। एक नई कंपनी बनाई जो क्या करेगी, शेयर मार्केट्स में शेयर इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, बिना सरकार के परमिशन के। अब गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जाना है तो स्टॉक मार्केट जाना है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है। और तो और जो फॉरेन कंपनियां हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो देश में डॉलर पाउंड लगा रहे हैं, उनको भी फ्रीडम दे दिया। हमारे देश में एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लगाया गया, अर्थात एक ऐसा मार्केट जहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलेगा। ये कैसा रेट होता है, एक ऐसा रेट जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और जहां सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी खुद डिसाइड करेगी कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, ये होगा फॉरेन करेंसी का रेट। तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कौन करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी। आरबीआई को पावर दिया गया, बट आरबीआई को कहा गया कि आप एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस में ही सिर्फ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, वरना एक्सट्रीम मतलब एक बेहिसाब पाउंड का या डॉलर का प्राइस राइज या फॉल हो जाए उस समय कंट्रोल करेंगे, वरना आप मार्केट में इंटरफियर नहीं करेंगे। सच में। और क्या किया, फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स कर दिया। जो पहले टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, अर्थात पहले विदेशों से सामान लाने और ले जाने में जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, उन सबको रिलैक्स कर दिया, ईज कर दिया, आसान कर दिया। अब कोई फॉरेन से अगर कैपिटल गुड लाना चाहता है, मशीनरी लाना चाहता है, इक्विपमेंट लाना चाहता है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, सरकार उसको हेल्प करती है उल्टा। हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, उल्टा उसको मदद करती है, हेल्प करती है कि वो फ्रीली क्या करे, भारत में नई टेक्नोलॉजी ले आए। तो आज आप देख रहे हैं जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जो 5G है ना, 5G फोन्स आ गए हैं, ये सब बाहर के हैं, हमारे भारत में अब बन रहे हैं क्योंकि हमने बाहर से इसकी टेक्नोलॉजी मंगा ली, इंपोर्ट कर लिया, ऑल बिकॉज ऑफ दी LPG। और क्या किया, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अब प्राइवेट लोगों को भी परमिशन दे दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएं। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चाहे रोड हो, चाहे पावर हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे शिपिंग हो, सब 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 सरकारी कंपनियां पहले काम करती थी। आज ठीक उल्टा है, सब पब्लिक कंपनियां, सब प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। और तो और अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार का नया मंत्र है। मतलब सरकार चाहती है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है इस समय NDA, वो भी चाहती है कि बिजनेस करना भारत में आसान हो। अगर एक जगह से ही सारे परमिशंस मिल जाए, सारे लाइसेंस मिल जाए, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा। यही सरकार ने किया। और क्या चेंजेस किए हैं सरकार ने, बहुत सारे नियमों को, जैसे पहले कमर्शियल बैंक्स को सरकार अपने कंट्रोल में रखती थी, अब सरकार उसको भी क्या कर रही है, ईज कर रही है। कमर्शियल बैंक्स नई कमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस दे दिया, परमिशन दे दिया गया है। आपने नाम सुना होगा IDBI बैंक, नाम सुना है? उसी तरह से IDFC बैंक भी है, नहीं सुना था नाम? उज्जीवन फाइनेंस, नहीं सुना था नाम? तो नई नई बैंकों को सरकार क्या कर रही है, परमिशन दे रही है। बंधन बैंक, तो बहुत सारी नई बैंक्स आ रही है, सरकार ने उनको ईज कर दिया है, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म कर दिया है। अब RBI एक रेगुलेटर नहीं है, वैसे कंट्रोलर नहीं है, बल्कि एक फ्रेंड है, फैसिलिटेटर है फाइनेंशियल सेक्टर की, वो हेल्प करती है फाइनेंशियल सेक्टर को और ईज बनाने में। तो इतनी सारी पॉलिसीज, इतने सारे लिबरलाइजेशन के तरीके सरकार ने लगाए, ये जो डी कंट्रोल करने के तरीके लगाए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस ये मिला कि अब प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल राज खत्म। अब पहले जो डिलेज या लेट होता था या बेईमानियां होती थी, क्योंकि पैसा इसलिए देना पड़ता था, करप्शन इसलिए होता था पहले, क्योंकि लोगों को इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, हर काम के लिए क्या करना पड़ता था, अपनी फाइल मूव करानी पड़ती थी। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब काम ऑनलाइन, क्लिक ऑफ अ बटन से फाइल आपकी पास हो जाएगी, क्लिक ऑफ द बटन से आपको लाइसेंस मिल जाए, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। तो सरकार ने बहुत फ्रीडम दे दिया है,
बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को। इवन सरकार ने अब इतनी इंडस्ट्रीज खोल दी है कि उन सब के बीच में भयंकर और हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, और हमारी हो रही है बल्ले बल्ले। क्यों? हमारी चांदी क्यों है? कंज्यूमर की चांदी क्यों है? क्योंकि हमको नए और बेटर से बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर बहुत डिमांडिंग हो गया है ना आजकल हमको बहुत चॉइस मिल रही है। आप देखिए, खूब सारी चीजें सही रेट पे, सस्ते रेट पे मिल रही है। तो क्या है रैशनल? अब अगला टॉपिक है, तो लिबरलाइजेशन आपने जाना, अगला है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन शब्द का मतलब है कि किस तरीके से हम पब्लिक सेक्टर को, अर्थात वो कंपनियां जिसको सरकार ओन कर रही है, उसको कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें। या एक और आसान तरीका कह सकते हैं कि सरकार इस पब्लिक कंपनियों को, जिस पे सरकार का एक कंट्रोल है, उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दे दें, ऑटोनॉमी दे दें, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले, ताकि वो भी और कमर्शियल इंडस्ट्रीज की तरह कमर्शियल रूप में काम करे। वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के नाम पे बेवकूफी ना करे, पैसे न लुटाए। हाँ, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां, अर्थात सरकारी कंपनियां, इसलिए नुकसान में चलती हैं यह दिखाते हुए कि हम तो सिर्फ वेलफेयर के काम कर रहे हैं, पर वेलफेयर के नाम पे आखिर वो पैसा देश का ही तो बर्बाद हो रहा है, उसकी लॉस तो गवर्नमेंट को भरना ही पड़ रहा है। तो सरकार चाहती है कि उनका प्राइवेटाइजेशन हो। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत यूएसए से 1980s में हो चुकी थी। मार्गरेट थैचर, जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ही देश की जो ब्रिटिश एयरवेज नाम की एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको प्राइवेट को बेच दिया। आपको एक बात जानकारी मैं भी दे दूं कि हमारे देश में भी ऐसा सेम एग्जांपल है, इसका फोटोकॉपी एग्जांपल है। हाँ, फोटोकॉपी मशीन नहीं, इसका कॉपी एग्जांपल है। हमारे देश में इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, एयर इंडिया हुआ करती थी, नाम सुना है? हुआ करती नहीं थी, है, वो टाटा को बेच दिया गया। अच्छा, पीछे की हिस्ट्री बताऊं? इससे पहले ये टाटा की ही कंपनी थी, जो वर्तमान में वापस टाटा के पास चली गई है। हाँ, आज़ादी से पहले टाटा एयरलाइंस ओन करते थे, गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया था, और बाद में अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने वापस टाटा गवर्नमेंट को उसको बेच दिया है। तो पब्लिक को, कंपनियों को सरकार क्या कर रही है? प्राइवेट के हैंड्स में बेच रही है, ताकि काम और अच्छे से हो जाए। अब क्या रीजन दिया गया है भाई, क्यों सरकार ऐसा कर रही है? सरकार क्यों अपनी पब्लिक कंपनियों को, आपको पता होना चाहिए, LIC के भी सरकार ने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए हैं, कुछ परसेंट शेयर पब्लिक को बेच दिए हैं। इससे क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा? आओ जानते हैं क्यों, वाई, क्या रीजन है इसको सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला रीजन है आइडियोलॉजिकल रीजन। यह बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के काम करती है, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए? कैन नॉट और विल नॉट परफॉर्म। ये सोच के कि प्राइवेट सेक्टर काम करेगा ही नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर को भी एसेंशियल सेक्टर में आने देना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। पहले सरकार ये सोचती थी कि सिर्फ सरकार ही वेलफेयर का काम कर सकती है, क्यों भाई, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर सकती है? तो ये आइडियोलॉजिकल सोच है, बदलो। तो सरकार ने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे इसको चेंज किया, और ये माना जाता है कि जहां प्राइवेट होगा वहां एफिशिएंसी होगी, वहां कम खर्च में ही ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर क्योंकि वेस्ट करता है फंड्स को, पब्लिक सेक्टर में लॉसेस हो रहे थे, तो उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और क्या खास बात है, एक रीजन और दिया गया प्राइवेटाइजेशन करने का, वो था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिक ओनरशिप हटेगी, जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, उतना क्या हो जाएगा? वहां कंपटीशन आएगा। और आप जानते हैं जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना क्या होगा? इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है, और इसका बेनिफिट सच में आज हमें मिल रहा है। इमेजिन करिए, आज हमारे देश में कितनी सारी कंपनियां हैं जो आपको सप्लाई कर रही हैं कम्युनिकेशन नीड्स आपकी। अब भाई आपको अगर ज़रूरत है सेल फोन की, तो कितनी सारी कंपनियां हैं, कितनी सारी कंपनियां सेल फोन बेच रही है। पहले तो एक ही कंपनी बेचती थी जो सरकारी कंपनी हुआ, उसके पास मोनोपोली होती थी, नतीजा क्या होता था? उसकी सर्विस सबसे घटिया होती थी और लोग परेशान रहते थे। आज तो आपके पास वाइड चॉइसेस है, तो ऑल थैंक्स टू प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन। जब भी प्राइवेट काम करेगा तो वो कमर्शियल स्पिरिट की भावना से काम करेगा, पैसे कमाने की भावना से काम करेगा, पैसे उड़ाएगा नहीं, बर्बाद नहीं करेगा। और क्या खास बात है? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी डिसीजन लेता है, देखता है कि कौन बेटर डिसीजन है, और उसके हिसाब से जो चीजें चल रही हैं
उसके हिसाब से अपने आप को बदल सकता है। सरकार में मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत समय लगता है नए डिसीजन लेने में, जबकि प्राइवेट में मैनेजमेंट क्या करता है, फटाफट क्या करता है, जैसा नया मार्केट का एनवायरनमेंट आया उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले। हाँ, सरकार में बहुत समय लगता है इन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करने। और क्या रीजन दिया है प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन से सरकार पे बर्डन कम पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनियां लॉसेज में चल रही हैं, तो लॉस में चलने का सरकार का जो बर्डन है, ट्रेजरी जो है सरकार की, जिसको हम एक्सचेकर कहते हैं, उसको नुकसान भरना पड़ता है। सोचिए रेलवे अगर लॉस में जाएगी तो आखिर कहीं ना कहीं बर्डन तो पड़ेगा ना सरकार पर। तो अगर रेलवे को प्राइवेट कर दिया जाए तो प्राइवेट समझेगा। समझ गए ना क्या सोच है, सरकार पे बर्डन नहीं आएगा। सरकार कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे अब ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, ये नहीं ध्यान दे रही है कि कौन बना रहा है उसको, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है ये देख रही है। समझ गए कि नहीं, अब वो प्राइवेट बना के दे सामान चाहे पब्लिक कंपनियां बना के दे, चलेगा सरकार को, पर सरकार का मेन इंटेंशन है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। और क्या करना चाहती है, लास्ट में 2-3 पॉइंट्स हैं कि प्राइवेटाइजेशन से इन्वेस्टमेंट माहौल बढ़ रहा है देश में, नई कंपनियां आ रही हैं और नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। जितनी नई कंपनियां आ रही हैं उतना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डेवलप हो रहा है। और क्या फायदा हो रहा है, इवन जो सिक इंडस्ट्रीज है, जो सरकारी कंपनियां थी जो लॉसेज में जा रही थी, जिनको रिकवर करना मुश्किल था, सरकार ने उनको प्राइवेट को भी बेच दिया ताकि सरकार की लायबिलिटी खत्म और वो प्राइवेट है तो अच्छा चलेगी। अब तो ऐसा हो चुका है। और क्या रीजन है प्राइवेटाइजेशन का, सरकार को यह भी पता है कि अब पर्सनल जो लोग इन्वॉल्व है पब्लिक सेक्टर में, अर्थात जो गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, अगर गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, पर प्राइवेट लोग इन्वॉल्व है तो सरकार का टेंशन खत्म, सरकार की जिम्मेदारी खत्म। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्राइवेट लोग अपनी जिम्मेदारी खुद समझे, तो अकाउंटेबिलिटी सरकार के मत्थे से चले जाएगी। देश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट लोग आएंगे वो मार्केट में आएंगे, शेयर मार्केट से पैसा लेंगे, मार्केट ग्रो करेगा, हाँ स्टॉक एक्सचेंजेस ग्रो करेंगे। तो ये तो रीजंस थे कि क्यों प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। आओ अच्छा ही बहुत बता दिया, कुछ बुराई बताते हैं। प्राइवेटाइजेशन में बहुत कमियां भी हैं, अच्छाइयां तो बहुत बता दी मैंने। हाँ मैंने 11 पॉइंट बताए हैं, आप 6 से अधिक कोशिश करिएगा मत करिएगा, 6 इज इनफ, ठीक है। मैंने आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा कर दिया है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो कि बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, जो कह सकते हैं जो अच्छा इनकम कमा रही हैं, या जो पब्लिक वेलफेयर का अच्छा काम भी कर रही हैं, उनको सोशल वेलफेयर का काम करते देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उनको बनाने में बहुत लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड लगता है, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे आना नहीं चाहता है। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जहाँ नहीं आना चाहेगा, तो जैसे कि वाटर सप्लाई के लिए प्राइवेट कंपनियां वाटर सप्लाई का काम नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि सरकार इसको पैसा कमाने नहीं देगी उसके लिए, क्योंकि पानी तो घर घर की नीड है, तो सरकारी कंपनियां ही पानी का सप्लाई करती हैं। ध्यान से सुना है कभी कि प्राइवेट कंपनी पानी सप्लाई कर रही है, इसीलिए नहीं दे रही है सरकार। रेलवे को भी नहीं दे रही है सरकार, इसीलिए, इसी वजह से वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन संभव नहीं है। और कई बार ऐसा भी माना जाएगा कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर होगा वहाँ सोशल वेलफेयर तो नहीं हो पाएगा, पब्लिक वेलबींग के लिए काम नहीं करेगी, वहाँ एक ही मकसद होगा अगर प्राइवेट है तो पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पब्लिक को लूट लो बस, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, ऐसा माना जाता है कि प्राइवेटाइजेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंटली काम करता है, कम से कम खर्च में काम करना चाहता है। अभी देखिए ना, एलन मस्क ने ट्विटर नाम की एक कंपनी को खरीदा। हाँ भाई, ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, जो चैट करने हैं, जहाँ जो आप समझ गए ना, तो ट्विटर के 50% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया तुरंत खरीदते ही। तो ये डर हमेशा बना रहेगा कि प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन आने से क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर ज़्यादा पावर दे दोगे, ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो मोनोपोली बन जाएंगी। मोनोपोली मतलब होता है व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर इन अ मार्केट, तो वो क्या करेगा, पूरे मार्केट को अपने अंडर में ले लेगा। सोचिए जब वो अकेला पूरे मार्केट को काबू कर लेगा तो क्या वो प्राइस को हाई नहीं चार्ज करेगा, क्या वो क्वालिटी पे फिर ध्यान देगा? हाँ, वो कंपटीशन को खा जाएगा, पूरे कंपटीशन को एलिमिनेट कर देगा। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है करप्ट प्रैक्टिसेस। क्या ऐसा लगता है कि प्राइवेट लोग करप्ट काम नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। सरकार की कंपनियों को कई बार खरीदने के लिए उनको अंडर वैल्यू कर दिया जाता है। हाँ भाई, मंत्री ही खुद क्या करते हैं, अपने मंत्रालय की जो कंपनियां बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टील कंपनी बेची जानी है,
सरकार की कोई स्टील कंपनी है और प्राइवेट को बेचनी है, तो उसकी वैल्यूएशन कम बता करके बेच दिया जाता है। 100 करोड़ की कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है 5 करोड़ में। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, करप्शन, बेईमानी, तो ये सब होना बहुत लाजमी है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक कंपनी थी पाल्को, जिसका नाम है भारत एल्युमिनियम कंपनी, इसको बेच दिया गया। ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी, एक कैश रिच कंपनी थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, तो स्टरलाइट नाम की कंपनी को दे दिया, वो भी बहुत सस्ते भाव में। तो देश का तो बर्बादी हो गई। जानते हैं इसका पैसा कहां चला गया होगा? हाँ, मंत्रालयों को चला गया होगा। और क्या समस्या है? प्राइवेटाइजेशन से लूप साइडेड डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है प्राइवेट लोग उधर पैसा ज्यादा लगाएंगे जहां जल्दी प्रॉफिट आ रहा है, जहां ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो देश का डेवलपमेंट ऑलराउंड नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट लोग तो उसी सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं जहां पे ज्यादा प्रॉफिट है, जहां पे ज्यादा कमाई है। अमेरिका का यही हाल है, वहां पे गन्स, वेपन्स, आर्म्स में ज्यादा कमाई है, तो इसीलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज वहां लगी पड़ी है। नतीजा वहां पे गन कल्चर आ गया है ना समस्या। तो ये भी प्रॉब्लम है, लूप साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब वहां पर आपको ब्रेड नहीं मिलेगी आसानी से, वहां पे आपको रोटी नहीं मिलेगी आसानी से, हाँ, बट आपको गन मिल जाएगी बहुत आसानी से, पैक्ड मिनरल वाटर मिल जाएगा आसानी से। आइए, फीचर्स ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो हमारे देश में जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प किया गया, एनकरेज किया गया, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट को दिया गया, और या तो पब्लिक सेक्टर को कहा गया कि वो ज्यादा डिसीजन ले सके, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। तो इसका क्या क्या तरीका लगाया गया? सबसे पहले सरकार ने डी रिजर्वेशन कर दिया। पहले सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज सरकार के पास रिजर्व थी कि ये 17 इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ सरकार चला पाएगी। पर ये लिस्ट घटते घटते 5 हो गई। जी हाँ, ये लिस्ट घटते घटते 5 इंडस्ट्रीज हो गई। और वो 5 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? वो 5 हो गई, 5 से घटते घटते अब 3 हो गई, सॉरी। अब वो 3 इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार के पास है। वो 3 इंडस्ट्रीज कौन है वो भी जान लीजिए। ये सिर्फ 3 इंडस्ट्री जो सरकार चलाएगी, बाकी सब प्राइवेट लोग कर सकते हैं। उनमें एटॉमिक एनर्जी सरकार प्राइवेट को नहीं दे रही है चलाने के लिए, मिनरल्स का काम करने के लिए, स्पेशली स्पेसिफाइड मिनरल्स का, और रेलवे का। मतलब बाकी सारे काम अब प्राइवेट लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सिविल एविएशन हो, सब काम इन तीनों को छोड़ दीजिए, सोच लीजिए, बाकी सब काम सरकार ने डी रिजर्व कर दिया। अब प्राइवेट उसमें इंडस्ट्री चला सकते हैं। और क्या रीजन क्या है, और क्या तरीका लगाया सरकार ने प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए? सरकार ने सिक यूनिट्स को, जो सरकारी कंपनियां थी जो लॉसेस में जा रही थी, उनको चलाने के लिए या उनको बंद करने के लिए एक संस्था बनाई, नाम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो ये बताएगी कि कैसे सिक इंडस्ट्रीज को वापस चलाएं। सिक इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार ने इस इंडस्ट्री से भी छुटकारा पा लिया, जो कंपनियां नहीं चल पा रही थी, हाँ, जो लंबे समय से लॉसेस में रह रही थी, उनको सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। और क्या किया सरकार ने? एक नई पॉलिसी बनाई, नवरत्न और मिनी नवरत्न। नवरत्न वो कंपनियां होती हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, और ये बहुत बड़े बिजनेसेस के साथ काम कर रही हैं, जो खूब बड़ी ग्लोबल जायंट है। क्या सही सुना? ओएनजीसी का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। अच्छा, इसका नाम सुना है? गेल का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। तो ओएनजीसी, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब नवरत्न कंपनियां हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां हैं। तो सरकार ने नवरत्न और मिनी नवरत्न कंपनियों को बनाया, जिससे ये डिसाइड हो सके कि ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है, ताकि जब इनको प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो इसका अच्छा पैसा, कर नहीं रही है सरकार, इनका अच्छा पैसा प्राइवेट कंपनियों से ले सके। और क्या कर रही है सरकार? अपनी पब्लिक सेक्टर को MOU करवा रही है। MOU मतलब होता है मऊ नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उनको ऑटोनॉमी दे रही है। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। वो हेल्प कर रही है कि वो आप खुद अपना डिसीजन ले लीजिए, किसी मिनिस्टर, किसी मंत्रालय से मत पूछिए। उनको हेल्प कर रही है कि वो अपना कंट्रोल, वो अपना अकाउंटेबिलिटी खुद रखें। अब सरकार को या किसी मंत्रालय को उनको क्या करना है? हाँ, को कंट्रोल नहीं करना है, ताकि वो डिसीजंस लें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें।
और क्या किया, जहां पर एक्सेस एम्प्लॉइज थे उनको हटाने के लिए सरकार ने VRS स्कीम लाई, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ताकि सरकार के ऊपर बर्डन ज्यादा ना आ जाए उन कंपनियों में जहां ओवर एम्प्लॉयमेंट। और क्या किया सरकार ने, प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट शुरू की, अर्थात सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी, जहां पे सरकार का पैसा लगा था। बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां थी जहां पे सरकार ने अपने शेयर को बेचा। हाँ, मैंने LIC का एग्जांपल दिया, मैंने आपको कोल इंडिया लिमिटेड नाम का एग्जांपल दिया। हाँ, ये सब गवर्नमेंट कंपनियां हैं, सरकार ने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। सबसे अच्छा एग्जांपल तो मैंने दिया था कि एयर इंडिया को, सरकार ने पूरी एयर इंडिया को ही क्या कर दिया, टाटा को बेच दिया, पूरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ऐसे भी काम कर रही है। आइए अब अगली तीसरी हेडिंग है हमारी, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जहां मिक्सिंग होने वाला है, जब भारत और दुनिया क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दैट इज मिक्सिंग और इंटीग्रेटिंग ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। भारत और विश्व क्या हो, एक हो, फ्री फ्लो ऑफ पीपल हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो, अर्थात किसी भी देश से क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल हो सके बिना मच रिस्ट्रिक्शन के। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है ग्लोबलाइजेशन। तो हम चाहते हैं, वर्ल्ड चाहता है जितना जल्दी क्या हो, वर्ल्ड ओपन हो। हाँ, हम किसी भी देश के गुड्स को बैरियर्स ना लगाएं, रोक टोक ना लगाएं। इसीलिए तो चाइनीज मोबाइल भारत में आ पा रहे हैं 1991 के बाद से। जितने भी देखेंगे दुनिया देश भर में जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पास दिख रहे हैं, चाहे वो LG हो, सोनी हो, फिलिप्स हो, मैकडी हो, जितने बड़े नाम देंगे, कैनन हो, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत में आ पाए हैं। तो सरकार ने इनको परमिशन दे दी है और हमारी कंपनियों को भी अब परमिशन है कि वो इंडिया से बाहर जाएं। अब क्योंकि हमारी कंट्रियां कंपनीज इतनी डेवलप नहीं थी, पर अब वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, वर्ल्ड में आ रही हैं, चाहे वो रिलायंस के रूप में हो, टाटा के रूप में हो, बजाज के रूप में हो। हाँ, ये जा रही हैं, बिरला ग्रुप की कंपनियां हो, ये जा रही हैं। ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आइए, क्या इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का? कुछ अच्छाइयां तो हैं ही ग्लोबलाइजेशन से। हाँ भाई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत फायदे मिले। पहला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हो गया। अब इंडिया का ट्रेड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ गया है, हमारी बाइंग एंड सेलिंग। हालांकि मैंने कहा हमारा इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, मैं बता दूं आपको, आज भी हम डेफिसिट में हैं, हम बता दे रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है। और क्या हुआ है, वर्ल्ड से इंटरनेशनल फंड भारत में बहुत ज़्यादा आने लगा। इंटरनेशनल कैपिटल भारत में आ रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनियां, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, हाँ, सब हमारे देश में पैसा लगाना चाहती हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे टेस्ला हो, सब 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 भारत में ढेर सारा कारोबार करना चाहती है, भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। और क्या फायदा मिला है, अब देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीद बेच हो रही है, तो देश एक दूसरे पे निर्भर हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर होने से सारे यूरोप में क्राइसिस आ गया, क्योंकि रशिया उनको एनर्जी सप्लाई करता था, रशिया उनको गैस सप्लाई करता था, यूक्रेन उनको फूड ग्रेन सप्लाई करता था। पर कितनी बड़ी डिसरप्शन आ गई है, शायद आपको पता हो। हाँ, तो आज कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे पे गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। और क्या है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना आसान हो गया है। जिन देशों के पास, जो डेवलप देश थे, जिनके पास बेटर और नई टेक्नोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में भी 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप और मैं अब 5G को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या आपके शहर में 5G सर्विस आ गई, अवेलेबल हो गई है? हाँ, आप यूज करिएगा और देखिएगा और महसूस करिएगा 4G के कंपैरिजन में कैसी है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रही होगी। तो ऑल थैंक्स टू दी ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हो गया है, अब वर्ल्ड एक मार्केट बन गया है। अब प्रोड्यूसर अपने देश के लिए नहीं बना रहा है, अब मैन्युफैक्चरर अपनी कंट्री के लिए नहीं बना रहा है, वो वर्ल्ड को एज अ मार्केट सोच करके क्या कर रहा है, गुड एंड सर्विसेज बना रहा है। उसके स्टैंडर्ड को इतना अच्छा, इतना बेटर रख रहा है, क्योंकि उसको वर्ल्ड का मार्केट दिखाई दे रहा है। और क्या हो रहा है, और हो रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड का ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंडेक्स, हर कंट्री का ग्रो कर। और फायदा क्या मिला है, क्रॉस कल्चर हो रहा है, लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, अर्थात कहीं भी कोई भी अब दूर नहीं रहा, किसी से भी कभी भी मिलना जुलना हो, पहुंचना हो, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, इन क्रॉस बॉर्डर जाना आना, यस, बहुत बहुत ईजी कर दिया गया है। तो ऑल थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। तो अच्छाइयाँ बहुत बता दी ग्लोबलाइजेशन की, क्या सर कोई बुराई नहीं है? आजा, रुक जा, अब थोड़ी सी बुराइयाँ। अब पहली बुराई क्या है, वल्नरेबिलिटी।
अब हमारा दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस बढ़ गया है। सोचिए वो देश वह प्रोडक्ट या वो सर्विस हमें देने से मना कर दे तो अब हम पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हैं, पहले से ज़्यादा हमारी स्थिति खराब है। क्योंकि अगर आपका डिपेंडेंस दूसरे देश में है तो वो देश आपको धोखा दे सकता है। सोचिए, हमको इमेजिन करिए, हमको सारा पेट्रोलियम अगर रशिया से आने वाला होता और रशिया युद्ध में अटक गया है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम तो बर्बाद हो जाते हैं भाई। हाँ, ये प्रॉब्लम है। और मार्केट में भी क्या हो रहा है, आजकल भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ पता नहीं है कब किस चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, कब किसी का डॉलर का रेट नीचे हो जा रहा है। हाँ, मार्केट जरा देखिए तो अब मार्केट बहुत वोलेटाइल है क्योंकि भाव हर दिन चेंज हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत बदलाव आया है। और क्या आया चेंजेस, जरा देखेंगे तो ये तो रिपीट हो गया सारे पॉइंट्स। हाँ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे भारत में भी मैंने कहा 1991 के बाद से ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से, बहुत फुल स्विंग से काम कर रहा है। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर दिया गया, ओपन कप कर दिया है। हमारी इकोनॉमी ने अब इंडियन रुपी को कन्वर्टेबल रुपी बना दिया है। 1994 से इंडियन रुपी को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी दे दी गई है। इसका मतलब है आप इंडियन रुपी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको परमिशन है। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस, जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, को आप चाहें तो रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिससे असेट या लायबिलिटी चेंज होती हो। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, हाँ, या लोन रीपे कर दिया, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसको छोड़ के जो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन है उन सबको फ्रीली कन्वर्टेबल कर दिया गया है इंडियन रुपये में। आपके पास डॉलर है, आप आइए, पाउंड मिल जाएगा, लीरा मिल जाएगा, रुपी मिल जाएगा हमारे भारत। और क्या कर दिया सरकार ने, इंपोर्ट को आसान कर दिया है। अब हम क्योंकि WTO के मेंबर हैं तो हमें अब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना है। इसीलिए मैंने कहा ना, चाइना से क्यों फ़ोन इतना आसानी से भारत में आ जा रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे रोक टोक नहीं लगा सकते, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। पहले होता था कि हम फिक्स कर देते कि इतनी क्वांटिटी हमारे भारत में आएगी, इसे हम कोटा के नाम से जानते थे। अब ये कोटा सिस्टम खत्म, याद होगा LPQ, मैंने लेसन के बिगनिंग में, क्या बिगनिंग से देख रहे हो ना, हाँ, ये बताया था। तो कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो पहले ड्यूटीज लिखती थी उसको भी हटा दिया गया है। अब कंट्रीज को क्या कर दिया है, कहा गया है कि ड्यूटीज न लगाएं एक दूसरे, ना इंपोर्ट पे ना एक्सपोर्ट पे। और क्या कर दिया है, विदेशी कंपनियों को डायरेक्ट भारत में पैसा लगाने की अनुमति। कोई फॉरेन की कंपनी है हमारे देश में आकर के अपना इंडस्ट्री, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस लगाना चाहती है, बेचना चाहती है, एकदम परमिशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में आकर के जमीन खरीद करके, इंडस्ट्री लगा करके, अपना प्रोडक्शन करके वर्ल्ड में बेचना चाहती है, एकदम परमिशन है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ताकि हमारे देश में क्या हो, इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के बीच में क्या हो, हाँ, एकदम कंपटीशन हो। फॉरेन टेक्नोलॉजी भारत में आना आसान हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफेक्ट्स, कुछ मैंने बताया अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे इफेक्ट। पहला इफेक्ट है कि अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसको हम कहते हैं, हाँ, ट्रांसनेशनल कंपनियां, ग्लोबल कंपनियां हमारे भारत में आ गई। बड़े बड़े कंपनियों को ब्रांड्स हमारे भारत में उपलब्ध हैं क्योंकि उसको इंडिया जैसा बड़ा मार्केट मिल रहा है। तो ये मार्केट इंडिया में क्या कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर, तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे देश में IT सेक्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां, BPO वाली कंपनियां, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, भयंकर ग्रो कर रहा है। अब वो चाहे इन्फोसिस का नाम ले लो, नाम सुना होगा आपने, या TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नाम लो, विप्रो का नाम लो, ये सब बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ऑल बिकॉज ऑफ दी, हाँ, ग्लोबलाइजेशन। अब वर्ल्ड में हम अच्छे लीडर बन गए हैं सॉफ्टवेयर के मामले में। और क्या फायदा मिला है, आज हमारे पास नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो जो वर्ल्ड में कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है, वो चाहे चाइना में डेवलप हो, चाहे ताइवान में हो, चाहे अमेरिका में हो, और इवन चाहे इंडिया में हो, यहाँ से दुनिया में और दुनिया से यहाँ आने में अब कोई रोक टोक नहीं है टेक्नोलॉजी को, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। और क्या हो गया है, देश में स्किल्ड लोगों की बहुत सख्त जरूरत है, जो किसी न किसी काम में क्या है, हुनरमंद है, अनस्किल्ड नहीं, स्किल्ड। इसीलिए कहा गया है स्किल बनो, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई चीज आती है, हाँ, लेट्स से आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता है, कोडिंग करने आती है, आप हो गए स्किल्ड।
कोई भी काम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, किसी एक चीज में आपको अब महारत करना पड़ेगा, हाँ, काबिल बनना पड़ेगा। बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सरकार ने वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को भारत में लाने के लिए, विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। ये वो बड़े एरियाज होते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज को सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्री दी जाती है, लैंड फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ताकि वो यहां पे आकर के क्या करें, अपना प्रोडक्शन करें। क्यों? विदेशी कंपनियों को भारत में क्यों आने दे रही है सरकार? अरे भाई, जब वो भारत में आएगी, प्रोडक्शन करेगी, गुड्स बनाएगी, दुनिया को बेचेगी, तो आखिर पैसा तो भारत में ही आएगा ना। इसीलिए यहां पे रॉ मटेरियल, यहां पे लेबर, इन सब की ग्रोथ होगी, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इसलिए सरकार SEZ बनवा रही है। और क्या कर रही है? इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, अर्थात हमारी इंडियन कंपनीज भी अब ग्लोबल जायंट्स बन रही हैं, ग्लोबल लीडर्स बन रही हैं। जैसे मैंने TCS का नाम लिया, रिलायंस का नाम लिया, बिरलास का नाम लिया, ये अब बहुत बड़े रूप में वर्ल्ड लीडर बन गई हैं अपने अपने सेक्टर में। तो हमारी इंडियन कंपनी भी, चाहे वो स्टील कंपनी हो, चाहे टाटा स्टील, यस, कमजोर मत समझिएगा, वर्ल्ड लीडर है, याद रखिएगा, वर्ल्ड नंबर 2 है इस समय टाटा स्टील। चलिए, तो क्या चेंजेस आए हमारी इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन के बाद? तो पहला चेंज, अच्छे चेंज बताता हूं पहले। हमारे देश की ग्रोथ रेट भयंकर तेजी से राइज हो रही है। हाँ, अभी वर्तमान में भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुत तेजी से राइज हो रहा है। पहले हमारी GDP का रेट 5% था 1991 तक, और उसके बाद जस्ट देखिए डबल, जस्ट इमेजिन करिए 5 का दुगना। और करंट में जब वर्ल्ड में मंदी छाई हुई है, तब भी हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, 7.5 है। हाँ, वर्ल्ड में इस समय इतनी क्राइसिस चल रही है, पर आपके भारत को, यस, हमारे कंट्री की ग्रोथ रेट नंबर 1 है वर्ल्ड में। और क्या खास बात है? अनइवन स्प्रेड ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जब इकोनॉमी को ओपन किया तो कुछ लोग, यस, कुछ सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर गया, जबकि कुछ सेक्टर कम ग्रो कर पाया। तो नतीजा क्या हुआ? हाई इनकम अर्नर्स तो अचानक बढ़ गए, ध्यान सुनिएगा, अमीर बहुत अमीर हो गए, पर गरीब गरीबी रहे। ये तो दिक्कत आई, मतलब अनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ और बढ़ी। ये अच्छी बात नहीं है। और क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टिमुलस मिला, बढ़ावा मिला, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अब ग्रोथ करने का और चांस मिल गया। हमारे देश की इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ। वो कितने % से इंप्रूव हुआ? लगभग 8% से, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा वर्ल्ड के कंपैरिजन में। दैट मीन्स पहले जो ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ 4%, 3% हुआ करती थी, वो अब 8% तक आ गई है। चेंज इन दी कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। पहले हमारा डिपेंडेंस इन प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब हमारा एग्रीकल्चर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उस पर डिपेंडेंस बहुत कम हो गया है। तो पहले 29% ऑफ द GDP हमारे देश की 29 रुपीज कहां से आती थी? 100 में से 29 रुपीज एग्रीकल्चर से आती थी, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। आज कितनी आ रही है? हार्डली 15 रुपीज, मतलब 14.6। तो अच्छा है, जितना डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर कम हम करेंगे, उतना देश की ग्रोथ बढ़ेगी। आपको बता दें, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, उसमें डिपेंडेंस मुश्किल से 5% या उससे कम है। चाहे वो अमेरिका की बात करो, चाहे जापान की बात करो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और हमारा भी क्या हो रहा है? डिपेंडेंस कम हो रहा है। देखिए 29 से गिरते गिरते कितना हो गया है? हार्डली 14.6% है। और इंडस्ट्री का ग्रोथ लगातार शेयर बढ़ रहा है, फ्रॉम 24 to 31। तो ये गुड सिग्नल है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की सेविंग्स बढ़ रही है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे देश में सेविंग का परसेंटेज जो कभी 23 हुआ करता था, हाँ, जो कभी 23 हुआ करता था, अब 23 से 38 हो गया। यहां से 15% राइज हो गया, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि जब सेविंग होगी तो देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंडस्ट्रीज के लिए पैसा होगा, बैंक के पास फंड्स होगा। फॉरेन ट्रेड का भी ग्रोथ बहुत हाई है हमारे देश में। हाँ, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो मैं बता रहा हूं, प्लीज एज इट इज उसको याद कर लीजिएगा। आपके नंबर की वैल्यू, हाँ सॉरी, आपके आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इफ यू राइट फैक्ट एंड फिगर्स। सबका नहीं करिए, पहले 6 पॉइंट्स का अच्छे से कर लीजिए। तो दूसरा क्या है? हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड है, उसकी भी बहुत ग्रोथ हुई। ट्रेड फ्लोज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? जरा परसेंट में देख लीजिए। हमारा एनुअल रेट ऑफ एक्सपोर्ट, हाँ, एक्सपोर्ट मतलब विदेशों को बेचना, पहले हुआ होता था 9%, अब हो गया है 22%। तो अ बिग 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 जंप फ्रॉम 9 to 22%। तो हाई ग्रोथ हो गई एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुधार आया।
हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारा रोड, हमारा रेलवेज, हमारा पावर सेक्टर, हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस माना जाता है, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आया है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर जनरेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। देखिए मैंने इस पॉइंट में हाँ नंबर छोड़ दिए, तो मुझे जहां लगा नंबर ज़रूरी था और याद करना था उस पर मैंने आपके साथ हाईलाइट कर दिया, उसी को आप भी फोकस करिएगा। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर आया, हमारे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ चुका है। पहले लिटरेसी रेट हार्डली 48 होती थी, मतलब 100 में से 50 लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, आजकल 76% है। तो 91 के बाद देखिए कितना भयंकर चेंज आ रहा है। तो क्वाइट अ गुड एंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये। देश में विदेशी मुद्रा जो कभी खत्म हो चुका था, आज विदेशी मुद्रा भंडार बहुत 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 बड़े लेवल पर है, और फॉरेन डायरेक्ट फ्लोज बढ़ चुके हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश में विदेशी कंपनियां पैसा लगा रही हैं और इंडियन कंपनीज अब अब्रॉड जा रही हैं। हाँ, हमारी इंडियन कंपनीज विदेशों में जा रही हैं शॉपिंग करने और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों खरीद ले रही हैं। सच में कितना हमारी इंडियन कंट्रीज तेज काम कर रही है। पब्लिक सेक्टर को भी सरकार ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। पब्लिक सेक्टर जो कभी लॉसेज में जाया करती थी, आज वो काफी रेगुलेटेड हैं और उनका रोल क्या हो गया है, रोल हो गया है एज कमर्शियल सेक्टर काम कर रहे हैं। वो यस प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दे रही है, मुकाबला दे रही हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दिया एक ही शॉट में। यस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो दिस ब्रिंग टू द एंड, बट मेरा रिक्वेस्ट मेरे रॉक स्टार से हमेशा रहेगा, प्लीज 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 क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं कम, और मैं आप लोगों के लिए, यस सिर्फ तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ढेर सारा कंटेंट बनाऊं, तो प्लीज 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 शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ सर ये नए वीडियोस आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो सोचिए कैसे कैसे नए कंटेंट्स बनाने में हमारा दिल लगेगा। तो आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए हम चाहते हैं, प्लीज 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 हेल्प मी टू हेल्प यू ऑल। So thank you and love you and God bless you. Bye from now.